हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल PBM स्टडी पर। आज मैं आपको 10th साइंस पढ़ाऊंगा जिसका चैप्टर नंबर 8 है कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन देखो ऐसा तत्व है जो बहुत सारी चीजों में उपस्थित होता है, जैसे सभी सजीवों में, जंतुओं में, पादपों में, कागज में, प्लास्टिक में, कपड़े में, साबुन में, अपमार्जक में, लगभग सभी चीजों में कार्बन या उसके यौगिक उपस्थित होते हैं। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेर्जीलियस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों में होता है। यानी कार्बनिक यौगिक किन में बनते हैं? जीवों में बनते हैं। कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा किसने बताया? बेर्जीलियस ने। और इसको वो कौन सा सिद्धांत नाम दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक जीवों में ही बन सकते हैं, कृत्रिम रूप से नहीं बन सकते। तो इन्होंने जीवों से मिलने वाले पदार्थों को कार्बनिक यौगिक नाम दिया और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन नाम दिया। यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, वोहलर। इन्होंने क्या बताया कि कृत्रिम रूप से भी कार्बनिक यौगिकों को बना सकते हैं। ये बात इन्होंने बताई। यानी कि वोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया कि भाई जीवों में तो कार्बनिक यौगिक बनते ही हैं, साथ में प्रयोगशाला में भी इन्हें बनाया जा सकता है। कैसे? इन्होंने एक प्रयोग किया, अकार्बनिक पदार्थों की अभिक्रिया करवाई और उससे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। तो इन्होंने क्या किया? अमोनियम सल्फेट और साथ में क्या लिया? पोटेशियम साइनेट, और इनको गर्म किया। ये सिंबल जो है ये गर्म करने का है। गर्म किया तो इससे अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हुआ, और यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनिक यौगिक सजीवों में तो बनते ही हैं, साथ में प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो कार्बन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? देखिए, नंबर 1, कार्बन का परमाणु क्रमांक। प्रतीक तो सबको पता ही है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C, सिंबल। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 6, यानी 6 नंबर पे आता है। नंबर 2, परमाणु भार कितना होता है? 12। अच्छा, परमाणु भार कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक, उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 चीजें एक तत्व के लिए समान होती है: परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। कब तक? जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन या तो किसी को ना दे या किसी से ना दे, तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक की संख्या इक्वल रहेगी। और इलेक्ट्रॉन लेने और देने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अब जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। ठीक है,
तो अब भार कैसे निकालेंगे भाई? जैसे मान लीजिए कि परमाणु भार बराबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अपन को भार पता है कितना, 12 है। ठीक, प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 बराबर कितने हो गए, 6 ही न्यूट्रॉन होता है इसमें, मतलब 6 + 6 = 12। तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 12 होता है, 12 होता है। अब अपन बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस प्रकार से कौन से कोष में कितने उपस्थित होते हैं। तो एक तो जो नील्स बोर का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-4। अच्छा, 2-4 कैसे, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एल कोष में कितने होंगे, 4। ठीक है, नील्स बोर ने क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो बीचों बीच होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कोष को के, एल, एम, एन आगे भी बढ़ा सकते हैं, डैश डैश डैश, ये कोष पाए जाते हैं। अब के कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल में कितने आ सकते हैं, 8, एम में 18 और एन में 32, यानी 2, 8, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने का कोष में ये क्रम है। ठीक, अब अपन को सिर्फ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 बढ़ने हैं, तो पहले कोष में कितने गए, 2, बच गए कितने, 4। कौन से कोष में जाएंगे, एल में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2-4। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक तरीका और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, जो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, मतलब 11th क्लास में जाके सीखते हैं। 1s2 2s2 2p2, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, ये 2, 2, 4 और 2, 6। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अगली विशेषता है इसकी संयोजकता, वैलेंसी। किसे कहेंगे संयोजकता, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई अंतिम कोष, तो यहां पर ये के, ये एल, के में 2 है, एल में 4। एल कोष अंतिम कोष है कार्बन का, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। होने कितने चाहिए, 8। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन अपनी 4 संयोजकताओं को संतुष्ट करके अणु बनाता है। 4 संयोजकताओं को संतुष्ट करेगा और अणु बनाएगा। कैसे करेगा, दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, इससे यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा और अणु का क्या करेगा, निर्माण। तो ये अपनी संयोजकता को किस प्रकार संतुष्ट करता, इसके अपन कुछ तरीके देखते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है 4 एकल संयोजी परमाणु से। मतलब कार्बन 4 ऐसे परमाणुओं के साथ जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा जिनकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जहां ये लिखा मिले एकल संयोजी परमाणु, इसका मतलब ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1।
अच्छा, जिसकी संयोजकता एक होती है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अगर लिखा हुआ मिले द्विसंयोजी परमाणु, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ऐसे जुड़ सकता है या यूं भी जुड़ सकता है। लिखा हुआ मिले त्रिसंयोजी परमाणु, तो इसका मतलब इस परमाणु की संयोजकता कितनी है? 3 है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ये कैसे बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लिए होंगे। अब अपन बात करते हैं कि कार्बन अपनी संयोजकता कैसे संतुष्ट कर रहा है और अणु कैसे बना रहा है। तो कार्बन 4 ऐसे परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा जिनकी संयोजकता कितनी है? 1। और ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे अणु बना CH4, मेथेन। इसमें क्या है? एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है? 4 के साथ। ठीक है, और अभी अपन ने बात की कि एक हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो ऐसे अपन ने कितने हाइड्रोजन लेने हैं? 4। अच्छा, अब ये किस प्रकार से जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ? ये कार्बन की 4 संयोजकताएं, और इनके साथ में कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ये कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई। कैसे हुई? 1 2 3 4। कैसे की? एकल संयोजी परमाणु को जोड़कर। हाइड्रोजन एकल संयोजी परमाणु है। कैसे पता करोगे? ये देख करके, संरचना देख करके कैसे पता चले कि भाई हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? अभी मैंने बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिले तो कैसी संयोजकता होगी? 1। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। ठीक, इसका एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होती है, मतलब ये भी कैसे बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड के साथ, इस प्रकार जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ये कार्बन मत मानो इसको, ये मान लो कि कोई ये कार्बन नहीं है, ये ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 4। ये 4 हाथ, और ब्रह्मा जी अपने चारों हाथों में कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं, खाली नहीं रखना चाहते, उनको भर के रखना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? चारों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ लेंगे। ये हाइड्रोजन नहीं है, मान लो लड्डू है, तो चारों हाथों में 4 लड्डू पकड़ लिए, ब्रह्मा जी के चारों हाथ भर गए। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन के भी 4 हाथ भर गए। कैसे भरे? हाइड्रोजन पकड़ गए। यहां देखो, ये ब्रह्मा जी 4 हाथ, अब की बार ब्रह्मा जी ने क्या पकड़ लिया चारों हाथों में? ये क्लोरीन नहीं मान के इनको बर्फी मान लो। क्या है ये? 4 बर्फियां चारों हाथों में पकड़ ली, ब्रह्मा जी के तो चारों हाथ भर गए, ब्रह्मा जी खुश हो गए। ठीक है, हाँ। अब ये लड्डू और बर्फी का जिक्र चल रहा है तो आपको शादियों की याद आ गई, क्योंकि ये शादियों का सीजन, और इस समय सारी शादियां कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई है, वरना खूब लड्डू और बर्फी मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद में मिलेंगे। तो 4 एकल संयोजी परमाणु के द्वारा कैसे संतुष्ट हुआ? ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2। अब कार्बन क्या करेगा? 2 एकल संयोजी परमाणु से जुड़ेगा, एकल संयोजी परमाणु, और एक द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ेगा। यानी अपने 4 संयोजकताओं को पूरी करने के लिए ये 2 परमाणु ऐसे जो एकल संयोजी हो, जैसे 2 हाइड्रोजन हो गए एक संयोजकता वाले, और एक द्विसंयोजी परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो गया एक, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? HCHO। कार्बन की 4 संयोजकताएं,
दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एकल संयोजी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो मतलब एकल संयोजी। और एक जुड़ेगा ऑक्सीजन, कैसे बॉन्ड से जुड़ा? डबल बॉन्ड से। क्यों? ये कैसा है? द्विसंयोजी। कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, 1 2 3 4, यानी फिर से ब्रह्मा जी के चारों हाथ भर गए। लेकिन अब की बार 2 हाथों में लड्डू है और एक हाथ में नहीं, 2 हाथों में बड़ा रसगुल्ला है। बड़ा साइज का था तो पकड़ने के लिए 2 हाथ लग गए, तो 2 रसगुल्ले में भर गए और 2 हाथ भर गए लड्डुओं में। चारों हाथ भर गए, ब्रह्मा जी फिर खुश हो गए। ठीक, अब तीसरा तरीका। ठीक, अब की बार क्या करेगा? कार्बन एक एकल संयोजी व एक त्रिसंयोजी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। एक एकल संयोजी यानी एक संयोजकता वाला कौन? हाइड्रोजन। एक त्रिसंयोजी वाला कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी एक संयोजकता, इसकी कितनी संयोजकता है? 3, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका अपन। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें देखिए कार्बन अपनी 4 संयोजकताएं कैसे पूरी कर रहा है? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। ये लो, कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी के चारों हाथ फिर से भर गए हैं। लेकिन अब की बार एक हाथ में लड्डू और अब की बार 3 हाथ मिलकर एक और कोई बड़ी मिठाई उठा रखे हैं, यानी इस मिठाई को उठाने में 3 हाथ लग गए और एक हाथ में लड्डू ले रखा है, यानी फिर से ब्रह्मा जी के चारों हाथ भर गए, ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो 3 तरीके तो ये हो गए जिसके द्वारा कार्बन अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है और अणुओं का निर्माण करता है। ये अणु है। ठीक है, कैसे बने? कार्बन अपनी संयोजकता संतुष्ट कर रहा है और अणुओं का क्या कर रहा है? निर्माण। इससे कार्बन का अष्टक भी पूरा हो रहा है। कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए एक और तरीका है, वो अपनाएगा। कैसा? कौन सा तरीका है? अब की बार कार्बन 2 द्विसंयोजी परमाणुओं के साथ में जुड़ेगा। द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ेगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुके हैं। द्विसंयोजी जिसकी संयोजकता 2 हो, ऐसे कितने परमाणु लेने हैं? 2। तो 2 ऑक्सीजन ले लिए, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4, कार्बन का काम हो जाएगा। एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें कार्बन अपनी संयोजकता कैसे पूरी किया। कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, 2 द्विसंयोजी परमाणु जुड़ गए कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई। क्या? 1 2 3 4, कार्बन का काम हो गया। ठीक है, यानी फिर से ब्रह्मा जी के चारों हाथ भर गए। लेकिन अब की बार दो हाथों में एक बड़ा रसगुल्ला, दूसरे हाथों में भी 2 बड़ा रसगुल्ला, यानी रसगुल्ले ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। तो 2 हाथों में 2 रसगुल्ले पकड़ लिए, चारों हाथ ब्रह्मा जी के भर गए, ब्रह्मा जी फिर खुश हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन अपनी 4 संयोजकताओं को पूरी करता है और अणुओं का निर्माण करता है। धन्यवाद।